नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर। बड़ी कोशिशों के बाद 2 दिन पहले दोबारा मंत्री बन गए। मंत्री बनते ही वो ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग करने लगे। कल यानी गुरुवार को मऊ की एक सभा में अपने लोगों के बीच भाषण दे रहे थे। बोले कि यहाँ सिर्फ 2 ही लोग पावरफुल हैं, एक पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि बाद में उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी पावरफुल हैं। बाकी फिर वही एक पावरफुल है, यानी इन लोगों के बाद अगर कोई दूसरा पावरफुल है उत्तर प्रदेश में तो वो है ओम प्रकाश राजभर। राजभर जी यही नहीं रुके, बोले गब्बर सिंह समझो मुझे, शोले फिल्म का। उनके झंडे का निशान है पीला, खुद भी पीला गमछा डालकर चलते हैं। कार्यकर्ताओं से कहे कि पीला गमछा डालकर जाओ, डीएम एसपी किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल दे, और बोले तो हमारा नाम बता देना। उसकी हैसियत नहीं है कि हमें फोन करके पूछे कि आदमी आपका है क्या। और भी बहुत कुछ बोले। वैसे भी उनका अंदाज बड़ा निराला है, बोलते रहते हैं। एक इंटरव्यू में तो 69,000 शिक्षकों को ये तक कह दिए कि ये सब लात खाने लायक है, और इसी बयान के बाद उन्हें मंत्री पद से नवाज भी दिया गया। खैर, बात यह हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर की इस ताकत के पीछे का खेल क्या है। आपको याद होगा कि 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान खत्म होने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला काम जो किया वो ये था कि अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की छुट्टी कर दी थी। इसकी वजह यह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी बीजेपी से खटपट हो गई, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जितनी आलोचना हो सकती थी उतनी की, काफी सख्त भाषा में भी। यानी योगी जी से संबंध उन्होंने इतने खराब कर लिए कि उसका यही परिणाम होना था। उसके बाद ओपी राजभर समाजवादी पार्टी की ओर गए। 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा था तो उनके 3 विधायक जीते थे, लेकिन 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और 6 विधायक जिता लाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उससे दूर जाने लगे। इधर बीजेपी के नेताओं को भी उनकी इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही थी क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों में उनके समुदाय के ठीक ठाक वोट हैं, यानी राजभर लोगों के, और उन वोटरों पर राजभर का प्रभाव है। लेकिन ओपी राजभर की ये सारी बातचीत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से ही चल रही थी, यूपी के सीएम से नहीं। उन्हीं की तरह के एक और नेता थे जो 2022 में बीजेपी से अलग हुए, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते और फिर बीजेपी में आ गए, अब मंत्री बन गए हैं, दारा सिंह चौहान। इन दोनों नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल करने का दबाव केंद्रीय नेतृत्व से बार बार बनाया जा रहा था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री के आगे शायद दाल नहीं गल पा रही थी। पर अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए तो शायद ये दबाव काम आ गया और योगी को इन दोनों लोगों को मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन ये काम योगी आदित्यनाथ को कितनी विवशता में और दिल पर पत्थर रखकर करना पड़ रहा था, उसे शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता था। राजभर तो योगी जी से काफी दूर बैठे रहे, पर राजभर मंत्री बनते ही जिस तरह से बैटिंग करने लगे हैं उससे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट उन्हें अच्छे से मिल रहा है। अब वो इस अंदाज में है कि कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। यहां तक कि बिना एनडीए की औपचारिक घोषणा के ही उन्होंने घोसी सीट से, जो घोसी संसदीय सीट है, वहां से अपने बेटे को उम्मीदवार भी बना दिया। दरअसल बीजेपी भले ही ये दिखाने की कोशिश करे कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। खासकर यूपी के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह यूपी के सीएम बिल्कुल इशारों पर नहीं नाचते, बल्कि अपने हिसाब से काम करते हैं। चाहे उन पर किसी तरह के आरोप लगे, यहां तक कि जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। वहीं दूसरी ओर पार्टी में इस बात को लेकर भी द्वंद्व रहता है कि मोदी के बाद कौन, और इस मामले में फिर 2 नाम सामने आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह को लेकर पीएम मोदी का भी सॉफ्ट कॉर्नर जगजाहिर है और योगी आदित्यनाथ भी इस बात को भली भांति समझते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मामलों में केंद्रीय नेतृत्व की हर दखलंदाजी को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस बात के संकेत अक्सर दिए जाते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यदि सीएम बने हैं तो उन्हीं की वजह से। यहां तक कि अमित शाह तो कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह बात कह चुके हैं। लेकिन
यूपी में अपने नेतृत्व में सत्ता वापसी कराने के बाद योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। तो दूसरी ओर अमित शाह भी एक पैरेलल सत्ता चलाने की कोशिश करते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी। पिछले दिनों यूपी में दूसरी पार्टियों के तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई, वो भी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में। लेकिन यूपी की सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की स्थिति कितनी मजबूत है, इसे सभी जानते हैं। स्थिति यह है कि अपने विभाग के अफसरों का ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ती है। यूपी के एक अन्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो इस कार्यकाल में तो जैसे बैकफुट पर भेज दिए गए हों। पिछले कार्यकाल में तो वो कुछ इस तरह पेश आते थे जैसे सीएम पद के असली दावेदार वही थे, लेकिन बन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री से कम भी नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम बन भले ही गए, पर सरकार में उनकी अब वो हैसियत नहीं रही जो पिछले कार्यकाल में थी। यहां तक कि उनके पास विभाग भी बहुत महत्वहीन किस्म का है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में तो कई बार ये भी चर्चा होती है कि केशव मौर्य के पास कौन सा विभाग है पता ही नहीं चलता। पिछले कार्यकाल में उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण महकमा था और अक्सर सड़कों पर गड्ढों को लेकर वो चर्चा में रहते थे। वो भी चर्चा में रहते थे, उनका विभाग भी चर्चा में रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ केंद्र की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हों। सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजे गए ए.के. शर्मा को उन्होंने पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी। लेकिन इस बार ऊर्जा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें देना पड़ा। पर हां, मंत्रिपरिषद में उनकी भी स्थिति वही है जैसी कि दूसरे हाई प्रोफाइल मंत्रियों की, दोनों डिप्टी सीएम्स की, यानी विभाग के बड़े अफसरों को हटाने का भी अधिकार उनके पास नहीं रहता। हालांकि बीजेपी के भीतर केंद्र राज्य संबंधों का और विस्तार टिकट बंटवारे में भी दिखेगा जब कुछ टिकट काटे जाएंगे। पहली लिस्ट में तो शायद इसी डर से टिकट नहीं काटे गए कि कहीं बगावत न हो, लेकिन फिर भी तमाम टिकटों को लेकर कुछ ऐसे नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं जो टिकट की आस में बैठे थे। अब देखना यह है कि दूसरी लिस्ट में किन का पत्ता कटता है, किन को मिलता है और फिर उसका असर क्या होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के अंदाज को देखकर तो यही लग रहा है कि उनके ऊपर दिल्ली वालों का वरद हस्त है, वो भी खुलकर। इसलिए उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।